नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिलती है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की आज उस बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। बड़ी खबर यह कि रूस की धरती पर यूक्रेन ने बारूदी जलजला ला दिया है। ब्लैक सी और बेलगोरोद में यूक्रेन ने हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के 4 नेवल ड्रोन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 60 ड्रोन से तबाही मचाई है। तो यूक्रेन ने लगातार बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 60 ड्रोन से तबाही मचा दी है। यूक्रेन युद्ध पर महामंथन के बाद क्रेमलिन ने एटमी हमले को हरी झंडी दे दी है। यानी रूस ने एटमी हमले का विकल्प खोल कर रख दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में हर नागरिक से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की है। यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। पुतिन ने यह फैसला क्रीमिया पर यूक्रेन के तिहरे प्रहार के बाद लिया है। यूक्रेन ने 29 से 30 मई को क्रीमिया पर समुद्री ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन और ATACMS मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके बाद पुतिन ने कीव विजय अभियान शुरू कर दिया है। देखिए यूक्रेन के विनाशक हमलों के बाद पुतिन का महासंग्राम प्लान क्या है। Все должны работать как на линии фронта. महासंग्राम की रणभेरी बच चुकी है। 5वें कार्यकाल में पुतिन अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा की स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को महासंग्राम घोषित कर दिया गया है। बहुत जल्द कीव में रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसकी वजह है रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के प्रहार। यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक साथ तिहरे हमले किए। 29-30 मई को यूक्रेन ने मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन और समुद्री ड्रोन से क्रीमिया के महत्वपूर्ण रूसी ठिकानों पर तबाही मचा दी। ये काला सागर में आगे बढ़ता यूक्रेन का समुद्री ड्रोन है। विस्फोटकों से भरा ये ड्रोन समुद्र में आगे बढ़ रहा है और रूसी हेलीकॉप्टर फायरिंग करके इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये हमलों से बचकर आगे बढ़ता है और क्रीमिया में तैनात रूस की अटैक बोट पर हमला कर देता है। यूक्रेन ने रूसी नावों पर हमले मागुरा V5 ड्रोन से किए। रिपोर्ट है कि इन हमलों में यूक्रेन की 2 अटैक बोट तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने भी यूक्रेन के कई समुद्री ड्रोन हमले से पहले ही नष्ट कर दिए। यूक्रेन ने काला सागर से ही रूसी ठिकानों पर हमले नहीं किए, बल्कि यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने एक के बाद एक कई अटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइलें क्रीमिया पर दागी। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया के कर्च ब्रिज का हिस्सा तबाह हो गया। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की एक मिसाइल कर्च ब्रिज के पास गिरी, जिससे कर्च ब्रिज की सड़क का छोटा हिस्सा तबाह हो गया। रूस ने कर्च ब्रिज से आवाजाही बंद कर दी है। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 8 अटैकम्स मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी।
यूक्रेनी नेवल ड्रोन ब्रिगेड, मिसाइल फोर्स के साथ साथ यूक्रेन की यूएवी ब्रिगेड ने भी क्रीमिया पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज के नजदीक रूस के तमन ऑयल डिपो पर हमला किया और इससे ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन के हमलों में कर्च ब्रिज का हिस्सा टूट गया। तमन ऑयल डिपो के टैंकर में आग लग गई। जनको एयरबेस पर 3 से ज्यादा धमाके सुने गए। जनको एयरबेस पर बड़े नुकसान की आशंका है। यूक्रेन के इन हमलों के बाद पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को टोटल वॉर यानी पूर्ण युद्ध में बदल दिया है। Ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. क्रीमिया पर हमलों के बाद पुतिन का लक्ष्य है कीव विजय और इसीलिए महासंग्राम का ऐलान हो चुका है। इस वक्त रूस की सेना के 2.5 लाख सैनिक खार्किव क्षेत्र में हैं। 15,000 से ज्यादा सैन्य वाहन, आर्टिलरी और टैंक खार्किव मोर्चे पर हैं। खार्किव के 15 से ज्यादा क्षेत्रों पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब रूसी सेना खार्किव से कीव की तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन कीव में शुरू हो जाएगा और फरवरी 2022 जैसे हमलों से बचने के लिए कीव ने भी आत्मरक्षा की बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। कीव पर पहला सुरक्षा घेरा है ड्रैगन टीथ। ये टैंक रोकने का कारगर तरीका है। इसे टकराने के बाद टैंक की चेन टूट जाती है। उसके बाद टैंक आगे नहीं बढ़ सकते। रुकी हुई टैंक ब्रिगेड पर हमले करके टैंक नष्ट करना आसान हो जाता है। इसके बाद दूसरा सुरक्षा घेरा है हेजहॉग्स। ये इन्फेंट्री व्हीकल रोकने का बड़ा कारगर तरीका है। हेजहॉग्स के बड़े बड़े एंगल्स में फंसकर सैन्य वाहन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फंसे वाहनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ये पलट जाते हैं। तीसरे चरण में कटीले तार लगाए गए हैं। ये रूसी सेना के रास्ते में अवरोध का काम करेंगे। दुश्मन सेना के तेजी से आगे बढ़ने में बाधक साबित होंगे। चौथे सुरक्षा चक्र में खंदकें तैयार की गई हैं। ये यूक्रेनी सेना की फायरिंग पोस्ट है। इन सुरक्षित खंदकों की आड़ से दुश्मन सेना पर फायरिंग की जाएगी। यूक्रेन को इस बात की रिपोर्ट मिल चुकी है कि रूस ने कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा खार्किव से भी बड़ी जंग और खार्किव से भी बड़ी तबाही। इसलिए कीव के बाहरी इलाके में सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ये कीव के बाहर बिछाए गए ड्रैगन टीथ और फेंसिंग की तस्वीरें हैं। रूसी सेना के रास्ते में अवरोध लगाकर आगे बढ़ने की रफ्तार घटाने का इंतजाम हो चुका है और इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए बड़ी बड़ी खंदकें तैयार हो चुकी हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद मौके पर जाकर इन तैयारियों का जायजा लिया है।
रूसी सेना कीव पर बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है, लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। क्रीमिया पर तिहरे हमले का बदला कीव पर डबल फ्रंट अटैक से लिया जाएगा। कीव के पूर्वी छोर से रूसी सेना के 2.5 लाख जवान हमला करेंगे और कीव के उत्तर से बेलारूस की जमीन से भी 20,000 कीव पर धावा बोलेंगे। 27 मई को पुतिन 2 दिन के मिन्स्क दौरे पर थे और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से उनकी सामरिक सहयोग पर चर्चा हुई। संभावना यह भी है कि बेलारूस के जवान भी रूसी फौज की वर्दी में कीव पर हमला कर सकते हैं। क्रीमिया पर हमलों के बाद कीव का विनाश निश्चित है और यही पुतिन का टोटल वॉर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खार्किव से। खार्किव में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। वोल्चेंस्क में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूस के हमले में यूक्रेनी ठिकाना भस्म हो गया है। रूसी सेना ने एक गांव पर कब्जा किया है। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी आया है सामने। जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट पर हूती के हंट ऑपरेशन ने सनसनी मचा दी है। ताबड़तोड़ अंदाज में हूती बारूदी कोहराम मचा रहे हैं। जहां एक तरफ हूती लड़ाकों ने मिसाइल हमले से अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन का शिकार किया, तो वहीं बीती रात हूती ने एक साथ 3 समंदर में ताबड़तोड़ हमले किए। हूती के बारूदी भूचाल की चपेट में आने से 6 जहाज तबाह हो गए, जलकर राख हो गए। मगर ये तो हूती के हंट ऑपरेशन का एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि जल्द ही हूती ईरान से मिले वरुणास्त्र से अमेरिका इजराइल के कवच को ध्वस्त करेगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान के जिस शिकारी को बाइडेन ने हूती का शिकार करने के लिए भेजा, यमन के हूती लड़ाकों ने उसी शिकारी का बेहद ही विध्वंसक अंदाज में शिकार कर लिया। एक बार फिर यमन में अमेरिका का बारूदी उड़नदस्ता आसमान में ढेर किया गया। एक बार फिर हूती ने यूएस एयरफोर्स के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। एक बार फिर मिसाइल हमले में अमेरिकी ड्रोन तहस नहस हो गया। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के दहन की तस्वीरें खुद हूती लड़ाकों ने जारी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हूती ने रीपर ड्रोन का शिकार कब, कहां और कैसे किया। तो आपको बता दें कि यमन के मारिब इलाके में रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। हूती ने ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइलों से हमला किया। अटैक के बाद आसमान में अमेरिकी ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। जोरदार धमाके के साथ MQ-9 ड्रोन का मलबा जमीन पर गिरा। فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 أثناء تنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وقد تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع। हूती के इस प्रहार से पेंटागन सहम गया। वॉशिंगटन तक में खलबली मच गई, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं था जब हूती ने अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया हो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 6 महीनों में हूती 6 अमेरिकी रीपर ड्रोन की बलि ले चुका है। सात अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंग का आगाज हुआ और इसके चंद दिनों में ही हूती ने अमेरिका के बारूदी उड़न दस्ते को ढेर करना शुरू किया। हूती ने अमेरिका का पहला MQ-9 रिपर ड्रोन 2 नवंबर 2023 को यमन के अल हुदैदा इलाके में मार गिराया था। वहीं इस हमले के ठीक 6 दिन के बाद अमेरिका का दूसरा रिपर ड्रोन 8 नवंबर 2023 को यमन के अल बायदा इलाके में शट डाउन किया गया।
अगर बात अमेरिका के तीसरे रिपर ड्रोन की करें तो फरवरी 2024 में यमन के अल हुदैदा इलाके में फिर से हूती लड़ाकों ने मिसाइल हमले में यूएस ड्रोन का शिकार किया। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यमन के सादा इलाके में 25 अप्रैल 2024 को हूती ने यूएस एयरफोर्स के चौथे MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया था। और अमेरिका का 5वां रिपर ड्रोन आज से ठीक 13 दिन पहले यानी 17 मई 2024 को यमन के मारेब इलाके में नेस्तनाबूद किया गया। हूती का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के छठे रीपर ड्रोन को मारेब इलाके में लगातार दूसरी बार ढेर कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि हूती ने न सिर्फ अमेरिकी ड्रोन को मिसाइल हमले में ध्वस्त किया बल्कि रीपर ड्रोन के मलबे को अपने कब्जे में भी ले लिया। हथियारबंद हूती के लड़ाके तबाह हो चुके ड्रोन पर खड़े हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में हूती ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह करना शुरू किया और बीते 6 महीनों में अमेरिका के 6 MQ-9 ड्रोन नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन की लागत करीब 300 करोड़ है और अब तक हूती ने 6 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। यानी बीते 6 महीनों में अमेरिका को करीब 1800 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है, वो भी महज 6 रीपर ड्रोन की तबाही पर। हूती के ड्रोन हंट ऑपरेशन ने तो पेंटागन में खलबली मचा ही रखी है। इसी बीच 3 समंदर में हूती ने 3 बड़े हमलों को अंजाम देते हुए भी बारूदी गदर मचा दिया। दरअसल बीती रात हूती ने 3 समंदर में एक साथ मिसाइल प्रहार किया। लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर में अटैक किया। हूती के इस हमले में 6 जहाज समंदर में जलकर राख हो गए। अब तक हूती लड़ाके लाल सागर में बारूदी गदर मचा रहे थे, मगर पहली बार हूती ने 3 अलग अलग समंदर में इतने ताबड़तोड़ अंदाज में गदर मचाए। आपको बता दें कि हूती ने लाल सागर में 3 जहाजों को नेस्तनाबूद किया, तो वहीं अरब सागर में 2 शिप हूती हमले का शिकार हुए। इसके अलावा भूमध्य सागर में 1 जहाज हूती ने तबाह किया। ईरान समर्थित यमन के हूती लड़ाकों के हमलों से जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट दहल उठे। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी हूती लड़ाकों का असली तांडव बाकी है, क्योंकि ईरान ने हूती लड़ाकों को गदर बैलिस्टिक मिसाइल की खेप सौंपी है और जानते हैं इस मिसाइल को समंदर से दागा जाता है, यानी युद्धपोतों के जरिए। मैक 9 यानी 10,734 किलोमीटर के रफ्तार से मार करने वाली ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। समंदर में तैनात युद्धपोत, जहाज और सबमरीन के लिए काल बन सकती है। मतलब ये कि रईसी की मौत के बाद ईरानी प्रॉक्सी तो गदर मचा ही रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ईरान अरब की जंग में खुद को झोंक सकता है। अमेरिका इजरायल के पांव उखाड़ने के लिए विनाशक हथियारों से प्रहार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, रूसी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन में सेना भेजने वाला है फ्रांस। फ्रांस ने सेना भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। फ्रांस के इस कदम से महाविनाश का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से जंग लड़नी होगी। नेटो के 13 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी है। इतना ही नहीं, जंग के मैदान में फ्रांस अपनी फौज भेजने जा रहा है। साथ ही रूस को परास्त करने के लिए अमेरिका ने मोल्डोवा प्लान लॉन्च कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर बाइडेन का मोल्डोवा प्लान क्या है? इसके जरिए सुपर पावर रूसी धरती पर विनाश कैसे करेगा? किंतु परंतु पर विराम लग गया है। रूस के संहार का संग्राम शुरू होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने रूस पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका के इस प्लान में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा भी शामिल है। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो मोल्दोवा को हथियार बनाकर रूसी धरती पर विनाश की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका का प्लान लीक हुआ, नेटो की बड़ी सैन्य तैयारी का खुलासा हुआ तो पुतिन ने अपने एटमी फोर्स को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और नेटो रूस पर आक्रमण करेंगे तो पुतिन परमाणु संग्राम शुरू कर देंगे। नेटो के ज्यादातर देशों ने उसके हथियारों से यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की इजाजत दे दी है। नेटो देशों के इसी फैसले की वजह से यूक्रेन युद्ध अब रूस और नेटो के बीच घमासान में बदलने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, ये वो नेटो देश हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन रूस की धरती को दहलाने के लिए उनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी नेटो की तरफ से यूक्रेन को इस बाबत खुली छूट मिल गई है। अब कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ विस्फोट। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन रूसी धरती को कई बार दहला भी चुका है। इस बात की पुष्टि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार ने की है। The United Kingdom, they have already previously allowed Ukraine to use their provided long-range missiles, the Storm Shadows, and we have been successfully using them. नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 डिलीवर करने वाले हैं। इस बात से भड़के रूस ने परमाणु सुनामी लाने की चेतावनी दे दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी परमाणु युद्ध की वजह बनेगी। जिस वक्त नाटो की तरफ से यूक्रेन को नाटो के हथियार इस्तेमाल करने की छूट मिली, उसी वक्त नाटो सदस्य एक देश ने बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। हंगरी ने कहा है कि युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने रूस के पास लगातार दूसरे दिन अपना बॉम्बर भेज दिया। पहले अमेरिका का B-52 बॉम्बर रूस के कैलिनिनग्राड पहुंचा था। इस बार वो पोलैंड पहुंच गया। इस दौरान जर्मनी के यूरो फाइटर जेट ने अमेरिकी बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया।
पोलैंड से अमेरिकी बॉम्बर जर्मनी लौट गया। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब रूस पर हमले के लिए अमेरिका मोल्दोवा प्लान को लॉन्च करने वाला है। अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका का यह मोल्दोवा प्लान क्या है? इसके जरिए अमेरिका रूस को कैसे दहलाएगा? दरअसल अमेरिका ने रूस पर F-16 से हमले के लिए मोल्दोवा प्लान बनाया है। नेटो से युद्ध की स्थिति में इस बात की संभावना ज्यादा है कि रूस यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस को ध्वस्त कर देगा। इसी के बाद अमेरिका का मोल्दोवा प्लान लॉन्च होगा। F-16 उड़ाने वाले यूक्रेन के एयरबेस के तबाह होने पर अमेरिका मोल्दोवा के एयरबेस का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका मोल्दोवा के बेस का इस्तेमाल इसलिए करेगा क्योंकि मोल्दोवा नेटो देश नहीं है। ऐसे में उसकी तरफ से होने वाला हमला नेटो का हमला नहीं माना जाएगा। अपने इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्दोवा पहुंचे। उन्होंने मोल्दोवा के राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस रणनीति पर बात की। सूत्रों के मुताबिक मोल्दोवा ने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अमेरिका रूस से उसकी रक्षा करेगा। ब्लिंकन ने मोल्दोवा की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सके, इसके लिए भी अमेरिका उसकी मदद करेगा। मोल्दोवा ने अमेरिका से हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि रूस से उसकी लंबे समय से तनातनी चल रही है। मोल्दोवा में जो सरकार है वो पश्चिम देशों की समर्थक है। इस बात से नाराज पुतिन सेना उस पर भी हमला करने की ताक में बैठी है। लिहाजा अब मोल्दोवा अमेरिका का साथ देकर रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाने को तैयार हो गया है। नेटो ने जो प्लान, जो चक्रव्यूह बनाया है, उससे पुतिन आग बबूला हो गए हैं। पुतिन ने न सिर्फ अपनी सेना को बल्कि रूस के हर नागरिक को वहां युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем... नेटो को पुतिन से बड़ी धमकी रूसी पत्रकार दिमित्री सुस्लोव ने दी है। सुस्लोव ने रूसी सेना को सलाह देते हुए कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन में दिखावे के तौर पर परमाणु धमाका करना चाहिए। इससे नेटो को पता लग जाएगा कि रूस अपनी धमकी को लेकर गंभीर है। जाहिर है परमाणु विनाश की बिसात बच चुकी है। रूस और नेटो में ऐसी टक्कर होने जा रही है कि दुनिया के कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है, चासिव यार से। चासिव यार में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूसी एयरफोर्स ने आसमान से हमले किए हैं। रूस के हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई हैं। रूस की बमबारी का वीडियो भी आया है सामने। रूस के खार्किव विध्वंस का सिलसिला जारी है। नेटो से अब तक भरपूर हथियार नहीं मिलने की वजह से यूक्रेनी सेना लाचार है और रूसी फौज लगातार बढ़त हासिल कर रही है। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। डोनेस्क में भी यूक्रेन की सेना को कई मोर्चे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी तबाही के बीच स्वीडन यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूती देने वाला है। स्वीडन से यूक्रेन को सर्विलांस विमान की सप्लाई होगी, जबकि बेल्जियम ने भी F-16 देने का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे अहम है लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार। यूक्रेन के सैनिकों को लगातार मौत मिल रही है और सैनिकों की कमी की भरपाई कभी भी नेटो देश नहीं कर सकते हैं।
डोनेट्स्क चल रहा है, खार्किव धधक रहा है। यूक्रेनी फौज की ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी इससे पहले मारियोपोल और बाख्मुत में देखी गई थी। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाख्मुत के तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव का वोल्फचैंक्स इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां दूर दूर तक ना एक भी इंसान नजर आता है और ना ही यूक्रेनी सैनिक। बम और मिसाइलों ने इस शहर को जलाकर भस्म कर दिया। बमों के निशान आज भी हर हिस्से पर नजर आ रहे हैं। वोल्फचैंक्स की आबादी 18,000 थी। WHO ने इस इलाके से 14,000 लोगों को निकाला है। माना जा रहा है कि यहां बेसमेंट में छिपे सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं। रूसी सीमा की तरफ से यूक्रेनी फौज करीब 9 किलोमीटर तक खार्किव में कब्जा कर चुकी है। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज अब थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई है। रूस ने यूक्रेन के एक MiG-29 को गिरा दिया। एक ही दिन में 31 यूक्रेनी ड्रोन को भी गिरा दिया गया। यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूसी ज़ैपेट फोर्स के आगे बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। रूसी ज़ैपेट बटालियन ने भारी हमले करके यूक्रेनी सैनिकों का संहार शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हुई है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। 2 यूक्रेनी टैंक और 11 वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। खार्किव में रूसी सीवर बटालियन भी कहर बरपा रही है। खार्किव में यूक्रेन के तमाम पलटवार को नाकाम किया गया है और 165 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को हार से बचाने के लिए कई नेटो देश जल्द से जल्द कीव में हथियार पहुंचाने में जुट गए हैं। यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूत करने के लिए जल्द ये आसमानी जासूस यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगाता दिख सकता है। इस रेडार एयरक्राफ्ट का नाम है ASC-890। यूक्रेन में अब तक एक भी ऐसा ताकतवर निगरानी विमान नहीं है जो दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट की जानकारी दे सकता हो। स्वीडन का ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट रूस के A-50 टोही एयरक्राफ्ट की तरह ही है। ये आसमान से लेकर जमीन तक दुश्मन के विमान, युद्धपोत और मिसाइल वगैरह की जानकारी भेज सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा छोटा और कम बजट का है। ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट की वजह से अब यूक्रेन को रूसी मिसाइल और एयरक्राफ्ट का अलर्ट समय से पहले मिल जाएगा, जिसकी वजह से कम एयर डिफेंस के बावजूद यूक्रेन दुश्मन के हमलों को नाकाम करने में कामयाब हो जाएगा। ASC-890 एयरक्राफ्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और एक बड़े इलाके पर नजर रखता है। 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन के मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी भेज सकता है और अलर्ट के साथ ही यूक्रेन अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर सकता है। विमान जहां भी मौजूद रहता है उसके 500 किलोमीटर के रेडियस पर यह नजर रख सकता है और उम्मीद है कि इससे रूस के हवाई हमले नाकाम होंगे। स्वीडन ने रूसी हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के लिए अपने सबसे बड़े सहायता पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस मदद के लिए स्वीडन का आभार जताया है। Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження, також в цьому пакеті бронемашини і снаряди. Загальний обсяг пакету майже 1,2 мільярда євро. Дякую, Швеція.
बेल्जियम ने भी यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य सहायता का ऐलान किया है। बेल्जियम से 30 F-16 फाइटर जेट की सप्लाई की जाएगी, लेकिन इस मदद में बेल्जियम को कुल 4 साल का वक्त लग जाएगा। AC-890 रेडार एयरक्राफ्ट की मदद से F-16 भी सटीक हमले कर सकेगा और रूस के फाइटर जेट्स का पीछा करके उन पर सटीक निशाना लगाना आसान होगा। ज़ेलेंस्की के लिए हथियारों का ऐलान अमेरिका सहित कई देशों से हो चुका है। खार्किव में भले ही यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि खेरसोन ऑपरेशन की तरह ही यूक्रेन भविष्य में खार्किव को पूरी तरह खाली कराने में कामयाब होगा। अमेरिकी हथियारों का जखीरा और F-16 के आते ही यूक्रेन हारी हुई बाजी पलटने में सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मॉस्को से। मॉस्को की एक फैक्ट्री में आग लगी है। मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। यूक्रेनी हमले के बाद आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। रूस में अग्निकांड का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले 72 घंटों में इतनी तबाही हुई है जिससे क्रेमलिन को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। अब रूस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, आखिर एक साथ इतने शहरों में कई ठिकानों पर आग कैसे लगी। क्या इसके पीछे नेटो है? क्योंकि इसी तरह का ब्लूप्रिंट यूरोपीय शहरों में रूस आजमा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदले के लिए नेटो ने अपने एजेंट रूस में घुसा दिए तो अग्निकांड के जरिए रूस को दहला रहे हैं। Да, вот это да, типа. फिर दहला रूस, फिर कई सैन्य ठिकानों में लगी आग, फिर कई मिलिट्री डिपो हुए खाक। रहस्यमयी आग लगने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस आग के पीछे नेटो है? कहीं कोई गहरी चाल तो नहीं जिससे रूस को तबाह करने की तैयारी है? क्योंकि जिस पैटर्न में आग लग रही है वो किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि आग की ये घटनाएं पिछले 72 घंटे में तेजी से बढ़ी हैं, जबकि इससे पहले नेटो के सदस्य देशों में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार जिन इलाकों में आग लगी है उनके नाम जान लीजिए। ये बोरिसेंको के कमर्शियल टावर में लगी आग की तस्वीरें हैं। इस इमारत में कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर और शोरूम थे जो पूरी तरह खाक हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। इसी तरह बुर्याशिया के जंगल में भी आग धधक उठी, जिसकी वजह से 16,000 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह जल उठा। आग इतनी भीषण लगी है कि रेलवे डिपो और रेल की पटरी को भी नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। रूस के तुशिनो के एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी आग लग गई। तुशिनो का कॉम्प्लेक्स एक हिस्टोरिकल पार्क के पास है, जिसके पास एक नदी भी बह रही है। कॉम्प्लेक्स में रूस के कई वैज्ञानिकों के घर भी हैं और एक सीक्रेट लैब भी है। आग के कारणों का पता अभी नहीं लग पाया है। लेनिनग्राद के वाइबोर्ग टाउन के एक हिस्से में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग पास के एयरबेस तक जा पहुंची, जिसमें एक हैंगर पूरी तरह खाक हो गया। आग से 400 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया। काले धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक फैल गया। साजिशन आग का खेल मॉस्को तक भी जा पहुंचा, जहां तोरोस मशीन फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री खाक हो गई।
बताया जा रहा है इसमें एविएशन से जुड़े पार्ट्स बनाए जाते थे। आग की वजह से 4000 स्क्वायर मीटर का इलाका पूरी तरह खाक हो गया। फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके लिए KA-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। जहां एक तरफ हथियार गोदाम, सैन्य ठिकाने आग से खाक हो गए, वहीं उलियानोवस्क में पार्किंग में खड़ी कार पूरी तरह खाक हो गई। आग सुबह 4 बजे लगी, जिसमें 3 कारें बुरी तरह जल गईं। आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रूस की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसके पीछे नेटो का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के रास्ते नेटो के एजेंट रूस में घुस चुके हैं, जो रूस में रह रहे विद्रोहियों की मदद से इस तरह के अग्निकांड को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल नेटो रूस को बताना चाहता है कि वो भी रूस जैसी रणनीति अपनाकर ठीक वैसे ही हमले कर सकता है जैसे रूस ने नेटो के सदस्य देशों में अग्निकांड के लिए अपनाए। यानी युद्ध के इस फेज में नेटो और रूस के सीक्रेट एजेंट के बीच युद्ध हो रहा है, जो खुफिया तरीके से हमले को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।